आज सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2026 मेरे दोस्त, मेरे भाई। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि हमारे को अपने मेन कंटेंट के ऊपर जाना है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं रब से दुआ करता हूँ कि आपको 2026 के अंदर सारी खुशियाँ मिल जाए जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि 2026 के अंदर आप कुछ अपने मेहनत करने के तरीके को बदलें और अलग तरीके से सही रास्ते पर मेहनत करें ताकि आप वो चीज़ अचीव कर सकें जिसके लिए आप ज़्यादातर मेहनत कर रहे हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और 2025 का जो हमारा गोल था कि बी फ्रीलांसर के 10 से 15 हज़ार की फैमिली मेंबर्स मैं कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन वो माइलस्टोन हमने नहीं कंप्लीट कर सका है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न मैं ये समझता हूँ कि आपके प्यार में कोई कमी नहीं थी, शायद मेरी मेहनत में कमी रह गई है और जिसकी वजह से माइलस्टोन कंप्लीट नहीं हो सका। तो आपको भी कोई ऐसी गलती नहीं करना है और 2026 में हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और 2026 का जो हमारा माइलस्टोन रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि हम बी फ्रीलांसर को कम से कम 15 से 20 हज़ार के फैमिली मेंबर्स में कन्वर्ट ज़रूर कर देंगे। और मुझे उम्मीद है आपके मोहब्बत, आपके प्यार पे कि ये हो जाएगा इंशाअल्लाह 2026 के अंदर। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, सिर्फ़ वक़्त बदलते हैं, इससे हालात नहीं बदलते। इसलिए आपको मेहनत अपने हालात को बदलने के लिए करना है और कोशिश करना है कि 2026 आपके लिए अच्छा रहे। आपकी मेहनत अच्छी हो, वहाँ पर अच्छी मेहनत आप करें और वो अच्छा रंग लाए और आप मेहनत करेंगे तो वो रंग ज़रूर ही लाएगा। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि भाई 2026 तो आ गया है, अब यहाँ पर जो मेन सेक्टर्स हैं वो कौन-कौन से हैं जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस रहने वाले हैं, जिसके ऊपर एक्सपर्ट भी बात कर रहे हैं। अब वो एक्सपर्ट अपनी जगह पे एक्सपर्ट है भाई, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो लोग बात कर रहे हैं, उसमें हम अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करेंगे और आपका जो फीडबैक होगा वो तो हम लास्ट में लेंगे ही। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज फर्स्ट जनवरी है 2026 की, यहाँ से ही आप अपना प्यार देना शुरू कर दें 2026 के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। उससे पहले आज की अगर मार्केट को देखेंगे तो इस समय पे 10 बज रहे हैं और मैं पौने 10 बजे की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर मैंने मार्केट को देखा है तो भाई वहाँ पर एफएमसीजी के अंदर 1.5% से ऊपर की गिरावट होकर रखी हुई थी। गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो वहाँ पर भी दबाव नजर आ रहा था। इंडिया विक्स अपनी जगह पे नेगेटिव है जो कि ठीक है। तो देखिए आने वाला समय में कैसा रहता है। स्मॉल कैप, मिड कैप में भी बहुत अच्छी मतलब नेगेटिविटी दिख रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा की नेगेटिविटी नहीं थी। तो ये आज के हालात थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इन द एंड देखेंगे कि क्या होता है। अब देखिए 2026 के अंदर कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर आपको निवेश करना चाहिए, चाहे आप स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्टली निवेश करते हो या म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको लेकर बहुत ही ज़्यादा बातें हो रही हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर मैं बात करना चाहूँगा तो फिनेंशियल है। अब यहाँ पर फिनेंशियल को लेकर दो तरीके से बातें हो रही हैं। कुछ लोगों का, कुछ एक्सपर्ट का और कुछ बड़े लोगों का मानना ऐसा है कि भाई फिनेंशियल के अंदर जो प्राइवेट बैंक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा करता हुआ नजर आएगा 2026 के अंदर, यानी एनबीएफसी टाइप के जो बैंक होते हैं वो बहुत अच्छा करेगा और वहां पर रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं, पैसे अच्छे कमा सकते हैं इन्वेस्टर्स। और कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि भाई जो पीएसयू बैंक है, जो गवर्नमेंट बैंक कहलाती है, ऐसे तो गवर्नमेंट के अंडर में रहकर तो सारी बैंकें काम कर रही हैं, लेकिन जो पीएसयू बैंक कहलाती है, जो गवर्नमेंट बैंक कहलाती है खालिश तरीके से, उनके अंदर ही उनका कहना है कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मान कर ये चला जाए शॉर्ट टर्म में तो ये आप मान सकते हो कि भाई 2026 में फिनेंशियल सेक्टर ओवरऑल आपको अच्छा करता हुआ नजर आएगा। कुछ कंपनी ऐसा हम मान कर चलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की होंगी, प्राइवेट बैंक होंगी और कुछ गवर्नमेंट बैंक होंगी। दोनों मिलाकर ओवरऑल जो परफॉर्म होगा फिनेंशियल का बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा अब जो दूसरा सेक्टर आता है वो है कंजप्शन सेक्टर। कंजप्शन सेक्टर के बारे में भी बात हो रही है कि 2026 में अच्छा करेगा। यानी कंजप्शन का मतलब होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ जो सेक्टर है वो सेक्टर बहुत अच्छा करता हुआ नजर आएगा। तो इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए कंजप्शन उस टाइम और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और यहाँ पर बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं जब यहाँ पर दो चीजें और भी देखने को मिल सकती हैं। कंजप्शन के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में होना चाहिए। देश के इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन के जो रेशियोज़ है, वो जो डेटा वगैरह हैं, वो बिल्कुल कंट्रोल में रहना चाहिए। इन्फ्लेशन मतलब देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है कंजप्शन बढ़ाने के लिए वो है रेट कट टाइम टू टाइम होते रहना। यानी इन्फ्लेशन अगर हमारा संतुलन में रहता है और टाइम टू टाइम रेट कट होते रहता है तो मुझे लगता है कि कंजप्शन सेक्टर जो है उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहने की ज़रूरत है।
और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको बन सकते हैं। रीज़न है कि भाई पहले से अगर आप देखें रेशियोज़ जो इन्फ्लेशन के हमारे देश के अंदर वो बहुत अच्छे हैं। रेट कट के डेटा है उन्हें भी आप देख ले तो वो भी टाइम टू टाइम रेट कट भी हो ही रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें कंजप्शन को बढ़ाने के लिए जो होने चाहिए वो चीज़ें तो हो ही रही हैं। तो कंजप्शन यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसको लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट की अगर मैं बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों की बात करूँ तो उनका भी यही मानना है कि भाई यहाँ पर कंजप्शन अच्छा करेगा। वो 2 चीज़ें मैंने आपको अपनी तरफ से बताई है कि कंजप्शन के लिए वो 2 चीज़ें ज़रूरी है। कंजम्पशन के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद क्या कहते हैं कि ट्रैवल्स हो गया, ऑटो हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एनर्जी हो गया, इन सेक्टर में भी आपको अच्छे खासे परफ़ॉर्म देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कंजम्पशन कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सेक्टर भी अच्छा आपको करता हुआ नज़र आएगा, यानी कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सेक्टर जो है वो भी आपको बेटर करेगा। उसके बाद शुरुआत के साल में कहा जा रहा है कि भाई ऑटो सेक्टर अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। शुरुआत के साल में ऑटो सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया और इलेक्ट्रिक चीज़ें जो मिलती है ना, इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई चीज़ें, वहाँ पर मौसमी तेज़ी की बात की जा रही है कि भाई वहाँ पर मौसमी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है शुरुआत मतलब साल की शुरुआत में, ठीक है? तो ओवरऑल मार्केट जो है 2026 में ये कहा जा रहा है कि भाई अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की राय मैंने ये भी पढ़ा है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर एक सेक्टर के स्टॉक के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा करके नहीं चलना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, डिफेंस हो या फिर ग्रीन एनर्जी हो या इसके अलावा आप जो भी सेक्टर ले लीजिए, कंजप्शन हो या फिर फाइनेंशियल हो। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि आपको किसी भी पर्सनली एक सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव और भरोसा करके नहीं चलना चाहिए। अगर आपको 2026 के अंदर पोर्टफोलियो को क्रिएट करना है, स्टॉक पोर्टफोलियो, तो आप कुछ स्टॉक्स है जैसे फाइनेंशियल की बात हो रही है, कंजप्शन की बात हो रही है, डिफेंस की बात हो रही है, तो कुछ स्टॉक्स है जो आप डिफेंस से उठा सकते हैं, कुछ स्टॉक्स है कुछ कंपनीज़ हैं जो कि आप फाइनेंशियल से उठा सकते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक होंगे, कुछ सरकारी बैंक हो सकते हैं और उसके अलावा कुछ आप कंजप्शन सेक्टर से उठा सकते हैं, कुछ हेल्थ केयर से ले सकते हैं। इस तरह करके मतलब किसी भी एक सेक्टर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो व्यू है, ये जो मानना है लोगों का कि भाई किसी भी एक सेक्टर के ऊपर भरोसा आपको नहीं करना है, ये मैं बिल्कुल इसको 100% मैं इस बात के साथ एग्री करता हूँ। और ये मैं अभी देखिए अभी अगर फ़िलहाल मार्केट का अगर सिचुएशन देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं है। पिछले 1 साल से ज़्यादा का टाइम गुज़र गया है लेकिन मार्केट का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है। वोलेटिलिटी है लेकिन ओवरऑल मार्केट को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर रिटर्न्स बने ज़रूर हैं। मार्केट ऊपर कुछ न कुछ गया ज़रूर है, लेकिन फिर भी वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर उतार-चढ़ाव मार्केट के अंदर अभी भी है मार्केट के अंदर। और मुझे शुरुआत के जो 3-4 महीने हैं 2026 के, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। जिसके ऊपर मैंने डिटेल्स में कल की वीडियो में बात किया है, वहाँ पर मैंने रीज़न को भी एक्सप्लेन किया है। क्या-क्या रीज़न है, अगर आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आप उस वीडियो को लगा दूँगा, आप उस वीडियो को ज़रूर ही देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब है अगर मार्केट का बुरा सिचुएशन है तो इस टाइम पे लोग ये चीज़ बोल रहे हैं लेकिन मैं हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि कभी भी मार्केट का सिचुएशन चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो या कुछ भी हो, आपको अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ही आपको भरोसा करना चाहिए, न कि किसी एक सेक्टर और एक थीम के ऊपर। अब देखिए स्पेशली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन-जिन सेक्टर्स को लेकर हमने बात किया है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप उन सेक्टरल फंड के अंदर या थीमेटिकल फंड के अंदर आप जाकर निवेश कर दीजिए, नहीं। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको सेक्टरल फंड से दूर ही रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना? स्टॉक में तो मजबूरी है भाई, लेकिन या नहीं तो आप बास्केट में निवेश कर सकते हैं, ईटीएफ वगैरह में निवेश कर सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना? लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर तो अगर आप सेक्टरल फंड के अंदर निवेश करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको ये मैं नहीं कहूँगा और बिल्कुल मेरी तरफ से यह राय नहीं रहे, रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए किसी भी एक सेक्टर के ऊपर जैसा कि मैंने पीछे कहा है कि भरोसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क इसलिए भी बढ़ जाता है सेक्टर फंड के अंदर कि किसी एक सेक्टर की कंपनी में आपके पैसे जा रहे हैं। एक तो इक्विटी में पैसे हैं, प्लस वो भी एक सेक्टर या फिर एक थीम की कंपनी में आपके मल्टीपल पैसे जाएँगे। तो ये बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर देता है। वहाँ पर उस सेक्टर के साथ कुछ भी हो जाता है तो फिर आपके रिटर्न्स के साथ खेल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको पर्सनली ये कहना चाहूँगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कि भाई आपको बिल्कुल डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर ही निवेश करें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप किसी सेक्टर को लेकर बिलीव है, क्योंकि सेक्टरल फंड में हम कब निवेश करते हैं?
जब किसी सेक्टर को लेकर हमारे को बहुत ज़्यादा जानकारी है कि भाई वहाँ पर तेज़ी आ सकती है, कुछ ऐसे रीज़न हमारे को नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसी जानकारी मिली जिसकी वजह से वहाँ पर लग रहा है कि तेज़ी आएगी ही, बहुत ज़्यादा आप श्योर हैं, तब जाकर आप सेक्टरल फंड के अंदर निवेश करें। अदरवाइज़ मैं अक्सर व बेशतर मना ही करता हूँ। अगर आपको मालूम है फिर भी आपको नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है। बर्दाश्त कीजिए और कोशिश कीजिए कि भाई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें। तो यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी स्टॉक को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर मैंने आपको बता दिया है। अब इन तमाम तर मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सजेशन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।